लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप लोगों को याद नहीं आ रहा है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है या व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज दैट इनिशियली जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कस किया था तो वहां पे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी हैड इनिशियली थॉट ऑफ ईएमआर एज अ वेव। बट जब हमने उसका क्वांटम नेचर निकाला या जब हमने निकाला कि E इज इक्वल टू एच म्यू, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एक वेव जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अ वेव इज बिहेविंग एज अ इन केस ऑफ ईएमआर, इन केस ऑफ ईएमआर या जहां पे हमने E इज इक्वल टू एच म्यू डाला था, in that case a wave was behaving as a particle, right? And हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो हमारा मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, that is a particle is behaving as a wave। समझ में आ रहा है सभी को? तो हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या डिस्कस किया कि अगर आपका एक कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो पार्टिकल एंड वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका एनर्जी जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एंड E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा को इक्वेट किया। तो वहां से हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फाइनल इक्वेशन क्या आया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, राइट? यहाँ पे P क्या है, P इज योर मोमेंटम एंड मोमेंटम को ही हम चार और अलग तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज H अपॉन एम वी, दैट इज H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m और दैट इज H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m। यहाँ तक सभी को ध्यान में आ रहा है? सभी ने रिवाइज किया है? यस नो? यस, ओके। इसके अलावा हमने एक और शॉर्टकट निकाला था, बट दैट शॉर्टकट वाज ओनली वैलिड फॉर, बताओ, हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला था, वो शॉर्टकट जो है वो सिर्फ किस चीज के लिए वैलिड है? करेक्ट, दैट शॉर्टकट वाज दैट शॉर्टकट वाज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट शॉर्टकट वाज ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन। एंड वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था, लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी। एंड यहाँ पे बताओ यूनिट क्या था? करेक्ट, द यूनिट वाज एंगस्ट्रॉम। आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज जो है ये हमने इन पर्टिकुलर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकाला था। कई बार लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन में जो है प्रोटॉन दिया हुआ रहता है एंड लोग यही वाला फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज वैलिड ओनली फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एंड उस केस में भी आप ध्यान में रखना कि हम हर केस में हम फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट करते थे। अगर फ्रॉम रेस्ट नहीं है, अगर उसका इनिशियली भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो यू नो व्हाट वैल्यू टू मॉडिफाई, व्हाट मॉडिफाइड वैल्यू टू पुट इन हियर। क्या यहाँ तक आप सभी ने रिवाइज किया एंड सभी को क्लियर है? यस, ओके। नाउ अब देखो अगेन, जहां जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ईएमआर में, अगर एक वेव है तो अगर मैं आपको एक टर्म बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन, तो ये वेव का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा बताओ? करेक्ट, तो ये जो है ये वेव के लिए एम्पलीट्यूड होगा, राइट? नाउ विच एम्पलीट्यूड इज इजियर टू डिटेक्ट? इज दिस एम्पलीट्यूड इजियर टू डिटेक्ट और इज दिस एम्पलीट्यूड इजियर टू डिटेक्ट? इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम सेकंड बोलते हैं। कौन सा इजियर डिटेक्ट करने के लिए बताओ? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला इज मच मच इजियर टू डिटेक्ट, राइट? सेकंड वाला जो है अगर आप दूर से देखोगे तो आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा, राइट? एंड अगर आप इमेजिन करो कि अगर आप 1 किलोमीटर दूर से देखोगे या चलो अगर आप 20 मीटर दूर से भी देखोगे तो भी ये जो है ये आपको पता नहीं चलेगा। बट ये जो है दिस वन यू कैन क्लियरली सी एंड अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व। यस और नो? ओके, नाउ इसी पॉइंट को ध्यान पे रखते हुए लेट्स गो बैक टू ऑल द एग्जांपल्स दैट वी हैव डन सो फार। नाउ आप सभी ध्यान दो, कहाँ आ गया? ओके, नाउ आप सभी ध्यान दो, let's look at all the wavelengths of particles that we have found so far. Okay, let's go back to the first example. Find the de Broglie wavelength of a particle of mass 5 kg. Okay, now let's assume for a moment कि एक 5 kg का पार्टिकल का साइज क्या होगा? Okay, a 5 kg particle, would it be similar to the size of football? Yes or no? मतलब अगर एक 5 kg का सामान है तो एटलीस्ट एक डिसेंटली साइज तो होना ही चाहिए। Yes or no? यस, ओके। सो लेट्स इमेजिन कि भाई एक 5 kg का सामान जो है वो एक फुटबॉल के साइज का है। ओके, इट्स अ साइज ऑफ अ फुटबॉल, सो दैट वुड प्रैक्टिकली बी द सेम एज द साइज ऑफ योर स्क्रीन, राइट? आपके स्क्रीन के बराबर ही होगा या उसके आसपास ही होगा। सो लेट्स इमेजिन दैट दिस इज आवर पार्टिकल व्हिच हैज अ मास ऑफ 5 kg। ना अब आप देखो इसका जो हमारा वेवलेंथ आया उसका वैल्यू देखो क्या है,
that is this value. Okay, so now if I will look at the wavelength here and the size of the particle here, अब आप मुझे ये बताओ कि ये wavelength जो है, is this a large value in comparison to the size of the particle, or is this a small value in comparison to the size of the particle? Obviously it's a very small value, right? It's a very small value. It's 10 to the power minus 36 meters, right? तो यानी कि अगर ये पार्टिकल जो है, अगर ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट मूव भी करे बाय दिस मच, तो क्या आपको पता चलेगा? विल यू इवन फाइंड आउट अगर ये चीज इतना मूव करता है तो? अगर एक फुटबॉल जो है, ध्यान दो, अगर एक फुटबॉल जो है अगर वो 1 mm से बस शिफ्ट करता है तो इज इट इजी टू डिटेक्ट? अगर वो सिर्फ 1 mm से मूव करेगा तो वुड इट बी इजी टू? ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी इजी टू डिटेक्ट. अगर वो 0.1 mm से मूव करता है तो इज इट इजी टू डिटेक्ट? ऑल्सो नॉट, राइट? एंड अगर वो 10 टू द पावर माइनस 36 मीटर के हिसाब से मूव करेगा तो क्या ऐसा कोई भी डिवाइस है जो कि इस चीज को मेजर कर सकता है? इज इट इवन पॉसिबल टू मेजर दिस? करेक्ट, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल to measure this kind of a wavelength or to measure this kind of an amplitude, right? So अगर मेरे पास एक large particle है तो उसका वेव नेचर मेरे लिए क्या हो गया? उसका वेव नेचर तो मेरे लिए अनऑब्जर्वेबल हो गया, या मेरे लिए तो ये चीज नेक्स्ट टू पॉइंटलेस ही हो गया कि भाई ये चीज तो मैं मेजर कर नहीं सकता और मैं कभी भी मेजर नहीं कर सकता, तो देयर इज सिंपली नो यूज टू दिस वेव नेचर, राइट? लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. देखो जो हमारा नेक्स्ट था, अ गोल्फ बॉल. ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन हाउ लार्ज अ गोल्फ बॉल इज. आप सभी ने क्रिकेट बॉल तो खेला ही है, सो ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन हाउ बिग अ गोल्फ बॉल इज. नाउ अ गोल्फ बॉल, ओके, इसका मास जो है वो भी चलो ठीक है डिसेंट इसके आसपास ही होगा. वेलोसिटी जो है चलो ठीक है ये भी डिसेंट आसपास ही होगा. मतलब दीज आर ऑल रियल वैल्यूज, ओके, और दीज आर ऑल क्लोज इनफ टू रियलिटी वैल्यूज. अब अगर मैं इसका भी वेवलेंथ देखूं तो ये भी कह रहा है दिस इज आल्सो अ वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट? नाउ कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, is the wavelength significant? Yes or no? करेक्ट. अगेन ये चीज जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं आया है, राइट? सो अगेन ये वेव नेचर जो है ना ही मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना ही मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, और ना ही मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ. नाउ लेट्स लुक एट द अदर वन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. नाउ इलेक्ट्रॉन का साइज तो ऑब्वियसली हम इमेजिन कर ही सकते हैं. नाउ एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है दैट वुड बी इवन स्मॉलर देन द न्यूक्लियस. यस और नो? भाई प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है. अगर हम इमेजिन भी करें, अगर हम इमेजिन भी करें कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो प्रोटॉन के बराबर होगा या प्रोटॉन के छोटा होगा, लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो प्रोटॉन से छोटा होगा, बिकॉज मास भी ऑब्वियसली काफी कम है. सो अब अगर एक प्रोटॉन से भी छोटा है तो यानी कि डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो न्यूक्लियस से छोटा होना चाहिए. यस और नो? यस. एंड ध्यान दो, एंड अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसका साइज न्यूक्लियस से भी छोटा है, न्यूक्लियस का साइज कितना है बताओ? न्यूक्लियस का साइज इज 10 टू द पावर माइनस, क्या वैल्यू था याद करो? -15, करेक्ट. सो न्यूक्लियस का साइज वाज 10 टू द पावर -15 मीटर्स. तो इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो तो इससे कम ही होना चाहिए, या जो भी है इसके आसपास ही होना चाहिए. ऑब्वियसली इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना. अब देखो इसका वेवलेंथ क्या है? 10 टू द पावर -10. दिस इज 10 टू द पावर -15. दिस इज 10 टू द पावर -10. यानी कि वेवलेंथ जो है वो इसके साइज से 10 टू द पावर 5 टाइम्स लार्जर है. ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस मीन इज कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका वेव नेचर कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा. यस और नो? नाउ इज दिस सिग्निफिकेंट और नॉट? बताओ, would this be significant or not? Of course it would be very significant, right? यहाँ पर तो आपका मूवमेंट जो है वो नेग्लिजिबल था इन कंपैरिजन टू साइज, बट यहाँ पर तो देखो आपका मूवमेंट ही मूवमेंट है, राइट? नाउ इन दिस केस द मूवमेंट इज बेसिकली 10 टू द पावर 5 टाइम्स द साइज. ओके. अगर आप बाकी के भी कोई भी एग्जांपल देखो तो भी यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -10, यहाँ पे देखो सेम चीज आपका कितना आया? 10 टू द पावर -10. सो इफ यू मेक अ कंक्लूजन, तो लार्जर पार्टिकल्स के लिए मेरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है. बट जब भी मेरे पास एक एटॉमिक पार्टिकल है, फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स माय डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज बीइंग सिग्निफिकेंट, बट फॉर वेरी लार्ज पार्टिकल्स माय डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नॉट बीइंग सिग्निफिकेंट. पहले आप यहां तक समझो. क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यस, यहां तक सभी को समझ में आया? ओके. सो नाउ वी विल राइट अ क्विक कंक्लूजन. So now we will write a quick conclusion.
दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये चीज आप लिख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नाउ अब देखो मैं यहाँ पे दो वर्ड्स डिफाइन करने वाला हूँ, एक है माइक्रोस्कोपिक, एक है मैक्रोस्कोपिक। आई एम गोइंग टू डिफाइन टू वर्ड्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। बताओ इन दोनों पार्टिकल्स में से लार्जर पार्टिकल कौन सा होता है? बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो लार्जर कौन सा होता है? ऑब्वियसली मैक्रो होता है, ये तो आप सभी को पता है। नाउ बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो इज लार्जर। तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो किस चीज के लिए यूजफुल नहीं है? करेक्ट, वो चीज जो है मैक्रो पार्टिकल्स के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स के लिए जो है वो यूजफुल है। ओके, सो आई विल राइट दिस डाउन इन सेंटेंस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ is useful for microscopic particles, for microscopic particles, या फिर आप कई बार इसको ऐसे भी पढ़ोगे एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट इट इज नॉट यूजफुल, बट इट इज नॉट यूजफुल। हो सकता है आप कई बार यूजफुल वर्ड की जगह आप सिग्निफिकेंट पढ़ो, बट इट इज नॉट यूजफुल और नॉट सिग्निफिकेंट, not useful or not significant for macroscopic particles. लिख लो ये सभी। ओके, सो इफ आई टेल यू क्विक एग्जांपल, आप सिर्फ एप्लीकेबल बताओ या नॉट एप्लीकेबल बताओ। ओके, जस्ट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। वुड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी एप्लीकेबल ऑन अ प्रोटॉन? यस और नो, मतलब एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा ऑन अ प्रोटॉन? करेक्ट, ऑन अ प्रोटॉन पे एप्लीकेबल होगा। वुड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी एप्लीकेबल ऑन अ ट्रेन? बताओ, मैं ट्रेन पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगा सकता हूँ क्या? यस, वो यूजफुल होगा क्या? इट विल नॉट बी यूजफुल। विल डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी यूजफुल फॉर अ हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम? Correct, it will be useful for one hydrogen atom. Will de Broglie wavelength be useful for your laptop? Of course it will not be useful for your laptop. ओके, सो आपको यहाँ पे एसेंशियली ये समझना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम तभी यूज करते हैं व्हेन देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और व्हेन देयर आर माइक्रोस्कोपिक और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जब भी आपका पार्टिकल जो है वो लार्ज हो जाता है, तो इन दैट केस आवर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नो लॉन्गर यूजफुल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? कंप्लीट कर लिया सभी ने? ओके, नाउ ये लिख लिया सभी ने? Yes, okay. Now let's take a couple of very common questions. Let's take a couple of very common questions. Now the first most common question is, if the distance, traveled by a particle in 1 second is equal to its wavelength, then lambda is equal to, okay, I'm giving you options. एक second. Try करो ये वाला. This is a very 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 common question.
सो एक का आंसर आया है ए, एक का आंसर आया है सी। द रेस्ट ऑफ यू, एक और जने सी, एक और जने सी। सो a lot of you are saying C. Okay, देखते हैं। हो गया क्या? चेक करें। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। चेक करें। ओके, लेट्स चेक। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ना देखो आपको क्या दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंस if the distance traveled by a particle in 1 second is equal to lambda, distance traveled by the particle in 1 second is equal to lambda. Now distance आपका क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट? सो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लैम्डा, स्पीड इज इक्वल टू लेट्स इमेजिन v, एंड टाइम कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन आता है? v इज इक्वल टू लैम्डा आता है। नाउ माय वर्क इज प्रैक्टिकली डन। सो देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो अगर v को जो है मैं लैम्डा से सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर v को जो है मैं लैम्डा से सब्सटीट्यूट कर दूं, तो लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन m, और लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h अपॉन, देखो, was this a difficult question? No, बहुत डिफिकल्ट आ गया नहीं? सो इट्स यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, ओके देखो, देखो। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। नाउ ध्यान दो, जब हम स्पीड बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लेट्स से दैट अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा? अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर बोलूँ तो वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? ऑब्वियसली 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा, राइट? सो अगर मैं कोई भी चीज का, अगर मैं किसी भी चीज का बोलूं कि सो एंड सो पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर 5 मीटर पर सेकेंड मैंने बोला, तो 1 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा? ऑब्वियसली 5 मीटर ही मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो आपको वही दिया हुआ है कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। हम इस चीज को साइड में रखते हैं। आपका डिस्टेंस क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम हुआ। स्पीड जो है मैंने v अज्यूम कर लिया, ओके। टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो आपका वेवलेंथ हुआ। मैंने बस इसी चीज को जो है सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या रिजल्ट आया कि v इज इक्वल टू लैम्डा, राइट? अब बस मैंने जो है इसको डी ब्रॉगली में सब्सटीट्यूट कर लिया। आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है? एम वी है, तो यही चीज क्या आ गया? एम लैम्डा आ गया। अब लैम्डा को मैंने इस साइड भेज दिया, तो क्या हो गया? लैम्डा स्क्वायर हो गया। इज दिस क्लियर नाउ? Clear to everyone? Okay. Now another very common type of question is, if an alpha particle, if an alpha particle and a proton are accelerated, from rest through the same potential difference, through the same potential difference, what is the ratio? What is the ratio? That is lambda of alpha particle by lambda of proton. What is the ratio of their de Broglie wavelength? Okay, ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट देखो, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। So option 1 is 1:2. Option 2 is, let's say, 2:1. Option C is, let's say, um,
1:2 एंड ऑप्शन डी हम डाल देते हैं नल। चेक ट्राई करो। Okay, so we have one of you saying option A, one of you saying option C, another one saying option C. Okay, देखते हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा ना? Okay, another one saying A, another one saying A, another one saying C. चेक करें। चेक करें। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले क्या समझना है। इफ एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अब अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो व्हाट फॉर्मूला शुड वी बी यूजिंग, बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, बताओ हमें क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहाँ पे। एच अपॉन, करेक्ट, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m3v। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में है? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m3v। यहाँ पे because it has been given to us potential difference, so the first thing that you need to understand here is we must be using lambda is equal to h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m3v। अब देखो, क्योंकि मुझे lambda ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय lambda ऑफ प्रोटॉन मांगा है, तो इन दोनों का देखो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मास क्यू वी ऑफ प्रोटॉन divided by 2 times mass q v of alpha particle। yes or no? देखो lambda और ये जो है उल्टा है, तो अगर अल्फा जो है वो यहाँ पे ऊपर में है, तो अल्फा जो है यहाँ पर नीचे में होगा। yes or no? देखो चेक करो। is this clear to everyone? okay, now all you need to do is simply put the values। so देखो ना, अब देखो यहाँ पे हम सीधे सीधे ए एम यू में वैल्यूज जो है वो डाल सकते हैं। देखो काफी सिंपल सा है, अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ अ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ ए एम यू, बताओ क्या आएगा। करेक्ट, 1 आ जाएगा। इनटू चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ वही वंस ट्वाइस थ्राइस, कितना आएगा, 1 आएगा। एंड वोल्टेज हम वी का वी छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई नाउ अल्फा पार्टिकल, सो 2 एज इट इज मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ ए एम यू। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कितना आएगा बताओ। और यहीं पे लोगों ने गड़बड़ किया होगा। करेक्ट, यहाँ पे मास जो है वो आएगा 4, चार्ज जो है ऑफ एन अल्फा पार्टिकल वो कितना आएगा बताओ। करेक्ट, वो आपका आएगा 2 एंड v को हम एज इट इज ही रहने देते हैं। तो ये देखो, ये आपका क्या आ गया, ये आपका अंडर रूट ऑफ 1:8 आ गया, और 1:8 यानी कि आपका क्या आ गया, ये आपका ऑप्शन सी आ गया। इज दैट क्लियर? मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम लोग कहाँ पे गड़बड़ किए होंगे, हर किसी ने मास में ही गड़बड़ किया होगा। कई बार लोग ऐसा कर ही देते हैं कि हीलियम जो है वो 2 4 2 प्लस हुआ, तो लोग कई बार मास जो है उसको 2 ही कर देते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आया? Clear to everyone? Should we move on? Okay. Now let's start with a new concept. Now we are going to start with a new concept called as your Heisenberg's uncertainty. Heisenberg's uncertainty principle. Okay, आप इसको कई बार शॉर्ट में HUP भी देखोगे। Heisenberg's uncertainty principle. स्टार्ट करें।
स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले आप डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद ऑब्वियसली मैं आपको इसको यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा। नाउ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल states that the exact states that it is impossible to simultaneously and accurately determine the position and momentum of an electron but जनरली आपको ब्रैकेट में जो है एक और चीज मिलेगा, और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल लिख लो। Heisenberg's uncertainty principle states that it is impossible to simultaneously and accurately determine the position and momentum of an electron or any subatomic particle. पहले आप ये लिख लो। लिख लिया? Okay, so we'll come back to this in a second. ये सभी ने लिख लिया ना? सभी ने लिख लिया? Okay, so we'll come back to this in a second. Let's first understand कि यहाँ पे position and momentum का मतलब क्या होता है. Okay, now आप सभी ने कभी ना कभी कैब मंगवाया ही है, yes or no? So you all of you must have at some point of time ordered an Ola or an Uber, yes, no? राइट, एंड जब आप कैब मंगवाते हो तो आपके ऐप में जो है दिखाता है कि अच्छा कैब का पोजीशन जो है वो अभी ये है एंड इट विल टेक 12 मिनट्स टू अराइव एट योर डेस्टिनेशन, यस नो? राइट, सो सबसे पहली बात आप जीपीएस में जो उसका पोजीशन देख सकते हो। ओके, दैट पोजीशन इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट। हो सकता है आपको कई बार दिखाएगा कि योर पोजीशन इज विद इन 21 मीटर्स और विद इन 6 फीट, सो एंड सो, यस और नो? राइट, एंड अब देखो अगर आपको दिखा रहा है कि वो कैब जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि दैट कैब इज 10 मिनट्स अवे और दैट कैब इज रीचिंग यू इन लेट्स से 10 मिनट्स, सो इन योर ओन वर्ड्स हाउ डू यू थिंक कि वो ऐप जो है वो डिटरमाइन करता है कि द कैब इज 10 मिनट्स अवे? इन योर ओन वर्ड्स हाउ डू यू थिंक इट इज डिटरमाइंड? मतलब सिंपल तरीके से, हाई फाई नहीं जाना, एकदम सिंपल तरीके से, हाउ डू यू थिंक दैट यू डिटरमाइन? करेक्ट, वो देखता है कि अच्छा उसका डिस्टेंस क्या है, राइट, एंड वो देखता है कि उसका स्पीड क्या है, एंड अगर उसको टाइम निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल, डिस्टेंस बाय स्पीड, यस और नो? राइट, सो यानी कि देखो, तो जब आप ऐप में देख रहे होते हो तो एट दैट पॉइंट यू नो इट्स एग्जैक्ट पोजिशन, राइट, सो जब आप अपने उबर वाले ऐप में देख रहे होते हो तो यू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द कैब। इन एडिशन यू ऑल्सो नो द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द कैब, राइट, क्योंकि अगर आपको स्पीड पता है तो ऑब्वियसली मास इज नॉट अ थिंग दैट वेरीज अ लॉट, तो आपको मोमेंटम भी पता है। सो इन योर ऐप इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट व्हाटएवर इज द पोजीशन, व्हाटएवर इज द मोमेंटम, यस और नो? राइट, नाउ बट दिस इज इन द केस ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। अब देखो अगर आपको मोमेंटम पता है, ना ध्यान दो, अब अगर आपको मोमेंटम जो है वो पता है एंड पोजीशन जो है वो पता है, तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, राइट, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड एक पार्टिकल जो है ऑलरेडी यहां से यहां मूव कर चुका होता है, यस और नो? बाय द टाइम यू एक्चुअली सी, लेट्स से कि वो कार जो है वो इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, now by the time you actually observe this, वो जो है वो ऑलरेडी मूव कर चुका होता है, why? Because it has some momentum, it will continue to be in motion, yes or no? yes no, जब तक आप देख रहे हो, जब तक आप ऑब्जर्व कर रहे हो, obviously the car has already moved forward from that position, it has already moved forward to some other position. Now in case of a car it is very easy to observe, why? Because it is a large particle and it is not moving at an impossible speed, ठीक है, वो ऐसे भी कोई स्पीड पे मूव नहीं कर रहा है कि आप उस चीज को ट्रैक नहीं कर सकते या आप उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स यूज दिस वन फर्स्ट, पहले हम इस एग्जांपल को ही लेते हैं। नाउ सबसे पहले आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले आप इस चीज को लिख लो, वील टेक एन एग्जांपल, तब आपको आगे का जो है और समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या है? इट स्टेट्स
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। पहले आप लिख लो, लेट मी कंप्लीट द फर्स्ट एग्जांपल, देन आपको पूरा एक्सेल समझ में आ जाएगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोमेंटम। पोजीशन जो है वो आपका एक्स से रिप्रेजेंटेड होता है एंड मोमेंटम जो है वो आपका पी से रिप्रेजेंटेड होता है। सो मोमेंटम कैन आल्सो बी रिटन एज m इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। बट टिपिकली मास जो है वो आपको पता होता है, तो यहीं पर ही आपका इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा टू गिव यू डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ओके, अभी आप सुनते जाओ। दिस एंटायर टर्म्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, दिस एंटायर टर्म मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अब आप बताओ इस टर्म का मतलब क्या होगा सिर्फ, व्हाट डज डेल्टा वी मीन? आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, बताओ डेल्टा वी का मतलब क्या आएगा? करेक्ट, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी के बारे में बोल रहे हैं। ओके, नहीं, नॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका dv बाई dt होता है, यहाँ पे हम वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, सो डेल्टा एक्स इज योर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी in position, delta p is uncertainty in momentum, पहले आप ये पूरा लिख लो, and delta v is uncertainty in velocity। obviously यहाँ पे m जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। now what does uncertainty mean? okay, now what does uncertainty mean? सपोज करो कि आपका केमिस्ट्री का एक पेपर है। okay, let's say it's a 20 marks paper, let's say it's a 20 marks paper। now अब अगर आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, so what would you generally expect? अगर एक 20 मार्क्स का पेपर है बहुत ही अच्छा गया, परफेक्ट नहीं गया बट बहुत ही अच्छा गया, what do you expect कि अच्छा आपके कितने आने चाहिए? आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा ठीक है भाई 16 से 18 आना चाहिए, या मे बी 16 से 20 आना चाहिए, या मे बी 15 से लेके 20 आना चाहिए, yes or no? so this range is called as the uncertainty। सपोज करो कि आपने एक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है गलत किया होगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आपने गलत किया होगा, हो सकता है वो आपने सही किया होगा, यू आर नॉट एंटायरली श्योर कि आप आंसर क्या लिख के आए हो। तो यानी कि अब आपका रेंज ऑफ वैल्यूज क्या हो गया, वो अब आपका 18 से 20 हो गया, यस और नो? यू आर नॉट श्योर अगर आपने उसको सही किया या आपने उसको गलत किया, सो आप एक्सपेक्ट करो कि अच्छा मेरा 18 से लेके 20 आना चाहिए। नाउ व्हाट इज द रेंज और व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी? तो आपका अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगा, 2 मार्क्स आ जाएगा, यस और नो? यस, करेक्ट, ठीक है। तो आपका अनसर्टेनिटी जो है वो आपका 2 मार्क आएगा। ऑब्वियसली अब अगर आपका फ्रेंड पूछता है कि भाई तेरे कितने मार्क्स आएंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे, देख भाई 0 से लेकर 20 के बीच में कुछ भी आ सकता है, राइट? सो अब अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि भाई उसके क्या मार्क्स आए हैं, या आपका फ्रेंड को आपको बिल्कुल नहीं बताना है, तो आपके फ्रेंड के लिए अनसर्टेनिटी कितना हो गया, हाउ मच और व्हाट इज द रेंज फॉर विच ही इज अनसर्टेन, करेक्ट? नाउ हिज रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी हैज बिकम 20, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके 0 आ रहे हैं, या उसको नहीं पता कि आपके 20 आ रहे हैं। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? व्हाट डज अनसर्टेनिटी हियर मीन? यस, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके क्लास में जो है 48 स्टूडेंट्स है, बट 48 स्टूडेंट्स तो कभी आते ही नहीं है, राइट? नाउ व्हाट इज, तो अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा भाई आज अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, राइट? सो आप क्या बोलोगे भाई एनीवेयर बिटवीन 0 टू 48, या अगर आप देखोगे नहीं भाई इन जनरल जो है 35 प्लस स्टूडेंट्स जो आते ही हैं, तो आप क्या बोलोगे कि एनीवेयर बिटवीन 35 टू 48, यस और नो? So this range is what is called as uncertainty, right? So अगर सपोज करो आपका एक्सपेक्टेशन है कि वैल्यू जो है वो 35 से 48 के बीच में होना चाहिए, तो our uncertainty would be, correct, our uncertainty would be 30। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है? So if I say that, let's say that the cab is moving at a speed of, ध्यान दो, if I say that the cab is moving anywhere between let's say 40 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो उस केस में उसका अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितना होगा? करेक्ट, इट इज 20। नाउ ध्यान दो, लेट्स से आई गिव यू अनदर एग्जांपल, लेट्स से दैट अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर प्लस माइनस 5। ध्यान दो आप सभी, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर प्लस माइनस 5। अब बताओ अनसर्टेनिटी कितना होगा? सोच के बोलो, कोई जल्दी नहीं है। करेक्ट, अब देखो अगर मैं 70 प्लस माइनस 5 बोल रहा हूं, यानी कि मेरा लोअर लिमिट क्या हुआ बताओ? करेक्ट, लोअर लिमिट जो है वो 65 हुआ, अपर लिमिट क्या हुआ बताओ?
अपर लिमिट जो है वो मेरा 75 हुआ, तो मेरा एक्चुअल में रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी कितना हुआ, मेरा रेंज जो है वो 65 से 75, दैट इज कितना हुआ, वो चीज जो है वो 10 हुआ। क्या आप सभी को समझ में आया? ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्लस माइनस दिया हुआ है तो आपको उसको किस सेंस में लेना है, ठीक है। अगर आपको एक रेंज दिया हुआ है तो आपको किस सेंस में लेना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, so let's continue with this example. Now, delta x is uncertainty in position, delta p uncertainty in momentum, delta v uncertainty in velocity. Okay, let's take the same example of a cab. Okay, अच्छा वैसे इसका एक और इक्वेशन है, अभी के लिए आप बस इसको लिख लो, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। बस आप इस चीज को लिख लो। ओके, कभी भी इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ओकेजनली मल्टीपल चॉइस में ये आ जाता है। सो डेल्टा ई, अगेन ये ई लिखने का मेरा तरीका है, आप इसको ऐसे ही लिखो। ऑलराइट, डेल्टा ई इज अनसर्टेनिटी इन, क्या लगता है ई क्या होगा बताओ? ई करेक्ट, सो ई इज योर एनर्जी, एंड डेल्टा टी, टी क्या होगा बताओ? बहुत डिफिकल्ट, करेक्ट, टी इज योर टाइम। कॉपी कर लो। सो आपको बस ध्यान में रखना है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है एंड ये भी है। सो ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस कि आपको क्या दिया हुआ है। ये वाला हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, बट स्टिल देन कई बार मल्टीपल चॉइस में ये आ ही जाता है। लिख लिया आप सभी ने यहां तक? Okay, now let's take an example. Let's take an example. Question, find the uncertainty. Find the uncertainty. ये वाला मैं आपको करके बताऊंगा. Find the uncertainty in position of a cab if it is, if it's uncertainty, if it's uncertainty in velocity. कितना अनसर्टेन रखे बताओ? लेट्स कीप इट एट 5 मीटर पर सेकंड। इतना तो काफी अनसर्टेनिटी है, यस और नो? 5 मीटर पर सेकंड का अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, या हो सकता है कि वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो। इट कैन बी मूविंग एनीवेयर इन बिटवीन, राइट? सो लेट्स से दैट द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 के रेंज में वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो 5 से 10 हो सकता है वो 10 से 15 हो सकता है 25 से 30 हो, एनी रेंज बट विद इन 5। Uncertainty in velocity is 5 meter per second, and the mass of the cab is, बताओ एक कार का मास कितना लेना है? 1200. 1200 seems to be a good value. I think we can use 1200. I think we can use 1200. But चलो एक easy वाले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं. Is 1000 kg. Okay, let's take a simple value. And ये कोई unrealistic value भी नहीं है. This is a real value. यहाँ एक कार का मास जो है वो 1000 kg हो सकता है. ओके, लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? लिख लिया क्वेश्चन? नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एंड लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है. इट्स वेरी सिंपल. सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi. Let's substitute the values. Delta x into m delta v, क्योंकि मास तो मुझे पता है, राइट? मास तो मुझे पता है, greater than equal to h by 4 pi. एंड यहीं पे अगर मैं वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करूं तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई m डेल्टा v. देखो यहां तक पहले सभी को समझ में आया क्या? Is this clear to everyone? So far so good. Yes, now let's substitute all the values. 4 पाई तो लिखा मैंने, h is Planck's constant. h is Planck's constant. अब तो आपको याद रह ही गया होगा, तो काफी कॉमन सा है. h is Planck's constant. Now let's substitute the value. So delta x greater than equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into pi into mass is 1000 into velocity uncertainty is 5. Obviously हम सभी चीजों को जो है SI यूनिट में ही रखते हैं. So बताओ डेल्टा x का मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? डेल्टा x is greater than or equal to, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर रहा हूँ. pi is 3.14, राइट? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12. अगेन पूरा अप्रोक्सीमेटली में कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 12. तो ये कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ जाएगा.
ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.5, सो दिस इज 10। सो ये देखो मेरा क्या आ जाएगा, 10 to the power -38 आ जाएगा। एक बार चेक करो, 10 power -38 मीटर्स आएगा, चेक करो। राइट, मैंने इसको पूरा अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया है, मैंने इसको बिल्कुल भी एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया, बट योर आंसर शुड बी क्लोज इनफ। ये आ रहा है क्या, एक बार चेक करो। ये आ रहा है, okay. Now let's first understand what does this mean. Let's first understand what you mean. Now आप लोगों ने कभी ना कभी व्हाट्सएप पे अपना लाइव लोकेशन जो है वो भेजा होगा, यस नो? कभी तो भेजा ही होगा, भेजा है नहीं भेजा? कभी भी नहीं भेजा? ओके ना, जब भी आप लाइव लोकेशन भेजते हो, कभी भी नहीं भेजा, चलो कोई बात नहीं, आप कभी ट्राई करना ना। जब भी आप मैप पे अपना लोकेशन भेजते हो या जब भी आप अपना लाइव लोकेशन भेजते हो, तो उसमें क्या दिखाता है, एक्यूरेट अप टू 10 मीटर्स और एक्यूरेट अप टू 20 मीटर्स और एक्यूरेट अप टू 6 फीट, ऐसा नो कुछ ऐसा दिखाता है, राइट? या सपोज करो अगर आप मैप पे ही आपको किसी को ढूंढना है, अगर आपको मैप पे ही किसी को ढूंढना है, आपको लेट्स से 3 रिजल्ट दिया है, लेट्स से आपको 3 रिजल्ट दिया, ओके, द फर्स्ट रिजल्ट इज विद इन लेट्स से 500 मीटर्स, विद इन 500 मीटर्स। सेकेंड रिजल्ट आपको दिया हुआ है विद इन 20 मीटर्स, एंड थर्ड रिजल्ट आपको दिया हुआ है विद इन 4 फीट। विद इन 500 मीटर्स, विद इन 20 मीटर्स, विद इन 4 फीट, बताओ इसमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा हुआ, राइट? या आपको इसमें से कौन सा ढूंढने में सबसे ज्यादा आसानी रहेगा, बताओ सबसे ज्यादा ढूंढने में कौन सा आसानी रहेगा? ऑब्वियसली थर्ड केस ही, या 4 फीट आपको ढूंढने में आसानी रहेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि 500 मीटर्स का देखो मतलब क्या हुआ, 500 मीटर्स का मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो है वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, राइट? 20 मीटर्स का मतलब क्या हुआ कि वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, एंड 4 फीट का मतलब क्या हुआ कि वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ऑब्वियसली इन विच केस आर यू मोस्ट सर्टन, ऑब्वियसली हम इसी केस में मोस्ट सर्टन होंगे, या इसी केस में हमारा अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे कम होगा, ये सुनो, ओके। एंड अब अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, राइट, दिस इज 10 to the power -38 मीटर्स, तो अगर आपको इतना ज्यादा सर्टेनिटी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस हियर, कि अनसर्टेनिटी इज दिस वैल्यू, राइट? यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाज 4 फीट, यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाज 20 फीट, यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाज 500 मीटर्स। तो अगर आपको एक कैब ढूंढना है, राइट, इफ यू हैव टू सर्च अ कैब, इतना अनसर्टेनिटी चलेगा कि नहीं चलेगा? राइट, ऑब्वियसली इतना अनसर्टेनिटी तो चलेगा। दिस इज ऑलमोस्ट टू द पॉइंट कि आपको उसका एक एक न्यूक्लियस तक पता है, एक न्यूक्लियस का साइज जो है वो भी आपका 10 to the power -15 होता है, राइट? एंड अगर इतना अनसर्टिनिटी है तो दिस इज जस्ट अबाउट, दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन गेट। इसका मतलब एसेंशियली देखो क्या होता है कि भाई जब आप जोमेटो से, खाना मंगवाओगे, तो पहले आपका रिजल्ट आता था कि खाना डिलीवर होगा 30 मिनट्स में। अगर इतना अनसर्टिनिटी हुआ तो उसका मतलब ये होगा कि आपका खाना जो है वो 30 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स एंड 13 मिली सेकेंड्स में डिलीवर होगा। आपको इतना इंफॉर्मेशन चाहिए क्या? ऑब्वियसली यू डू नॉट रिक्वायर दिस मच इंफॉर्मेशन। सो ये अनसर्टेनिटी जो है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज जो है वो नहीं है। यू डू नॉट रिक्वायर एन एक्यूरेसी अप टू दिस मच। इज दिस क्लियर? ना इवन दो मेरा वेलोसिटी जो है वो काफी अनसर्टेन था, बट इवन देन मैं पोजीशन जो है वो मैं एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकता हूँ, राइट? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया क्या? ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कॉपी नहीं किया? क्या नहीं कॉपी किया? ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला, ये सब आपको नहीं लिखना है। यहां तक लिख लिया आपने? लिख लिया, ओके। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ लेट्स से फाइंड द अनसर्टेनिटी, find the uncertainty find the uncertainty in position of an electron if the uncertainty
if the uncertainty in velocity is, let's say, 10 to the power 6 meter per second. ये वाला आप try करो. Find the uncertainty in position of an electron if the uncertainty in velocity is 10 power 6 meter per second. ये वाला आप try करो एक बार. Tell me क्या आंसर आ रहा है. आपको एग्जैक्ट तक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे 10 का पावर्स के टर्म्स में ही बताओ. ये एटलीस्ट कीप इट एक्यूरेट इन 10 का पावर्स. Okay, I have some options. 10 to the power minus 9 meters. Okay. एंड जब आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो है वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है. राइट, जो भी आपका आंसर है, then you also tell me that with respect to an electron, if the uncertainty in position is significant or not significant. राइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं. देखो, so same चीज, डेल्टा x into डेल्टा p greater than equal to h by 4 pi. so डेल्टा x into m डेल्टा v greater than equal to h by 4 pi. exact same चीज, डेल्टा x greater than equal to h by 4 pi m डेल्टा p. बाकी का मुझे यहाँ पे वैल्यू डालना है. डेल्टा x greater than equal to 6.626 10 to the power minus 34 4 into 3.14 into 9.1 10 to the power minus 31 into 10 to the power 6. देखो, आपने यही लिखा है क्या पहले? ये लिखा है, राइट. अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो देखो मेरा क्या आ रहा है. डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली आता है 0.5. ये मेरा अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.05 मेरे ख्याल से 0.05 आएगा. राइट, सो ये आपका आएगा ऑलमोस्ट, दिस इज 10 to the power minus 3 10 to the power minus 9. सो 0.05 into 10 to the power minus 9, या फिर आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10 to the power minus 11. देखो एक बार चेक करो, मैंने थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन किया है, एक बार आप लोग चेक कर लो. देखो ये आएगा क्या. Now, अब देखो अगेन हमने, now uncertainty in position is 10 to the power minus 11 meters. now अब देखो अगेन हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है, देख लो मैंने यहाँ पे काफी रफ कैलकुलेशन किया है. दिस इज एक सेकेंड, 0.5 20.05, देखो इसके आसपास ही आना चाहिए. सो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ. सो ये मेरा आंसर मीन पोजीशन आया. अब एक बार चेक करो, इसके आसपास ही आना चाहिए. एंड अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का साइज देखूं तो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो तो न्यूक्लियस से भी छोटा ही होना चाहिए. राइट, एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो न्यूक्लियस से भी छोटा होना चाहिए, तो यानी कि वो आपका इफेक्टिवली कितना आएगा, 10 to the power minus 15 से भी कम आएगा. यस और नो. ना अब देखो इलेक्ट्रॉन का साइज कितना, 10 to the power minus 15. इसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना, 10 to the power minus 11. ओके, नाउ व्हाट दिस प्रैक्टिकली मींस इज दैट कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का इतना सा साइज है तो आई डोंट नो इलेक्ट्रॉन कहां पर है बाय दिस मच मार्जिन.
राइट। मुझे इतने मार्जिन में नहीं पता कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज 10⁴ टाइम्स। यस और नो। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एक 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, अगर एक 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, तो वो 10 किलोमीटर में कहां पर है वो हमें जो है वो ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा, राइट। दिस इज 10⁴ टाइम्स। अगर मैं 1000 टाइम्स करूँ तो 1 किलोमीटर हुआ, और अगर मैं 10,000 टाइम्स करूँ तो 10 किलोमीटर हुआ। वुड इट बी इजी फॉर यू टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 मीटर इन द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? बताओ, इजी होगा नहीं होगा? इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? राइट। सो दिस वुड बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। दिस वुड बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो अब देखो यहाँ पे अगेन हमारा क्या हुआ। पिछले केस में जहां पे हमारे पास कैब था, राइट, पिछले केस में जहां पे हमारे पास कैब था, in that case was the uncertainty, in that case was the uncertainty useful or not useful? जहां पे हमारा जहां पे हमारा कैब था, in that case the uncertainty principle was not applicable or it was not giving me some significant result. but अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे uncertainty जो है that has given me a very significant result, right? यहाँ पर ये मुझे क्या बता रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन को जो है उसको तो मैं एक्यूरेटली ढूंढ ही नहीं सकता। ये सुनो। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगेन, जैसे कि हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझाया, ओके, जैसे कि अगेन हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिस्कस किया था कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बट इट इज यूजफुल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एग्जैक्ट सेम चीज जो है वो आपका यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी होता है। ओके, इट इज यूजफुल टू इट इज यूजफुल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख लो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल gives useful result, gives useful result for microscopic particles, for microscopic particles, but not for macroscopic particles। लिख लो, मैं भी आपको इसका मतलब समझाता हूँ। पहले आप लिख लो। यहाँ पर सिग्निफिकेंट, यहाँ पर इट इज सिग्निफिकेंट। आई एम टेलिंग यू हाउ इट इज सिग्निफिकेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये चीज लिख लो। क्या क्या? वो तो मैंने इस एग्जाम्पल में दिया ना, वो तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। हम्म, आपका डेल्टा एक्स जो है वो 10⁻11 आया। एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो इससे भी कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो इससे भी कम होगा, क्योंकि यही आपका न्यूक्लियस का साइज होता है। तो अनसर्टेनिटी इतना हुआ ना। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब देखो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का देखो मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है। क्वेश्चन, क्वेश्चन या एग्जांपल आप कुछ भी लिखो। व्हाई, व्हाई कांट एन इलेक्ट्रॉन, why can't an electron exist inside a nucleus? पहले आप ये चीज लिख लो, why can't an electron exist inside a nucleus? पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद को ही करना है एंड देन आपको बताना है कि ये चीज क्यों पॉसिबल नहीं है। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? why can't an electron exist inside a nucleus? रुको बता रहा हूँ।
ना अब आप पहले एक बार के लिए यहाँ पे ध्यान दो, अब आप एक बार के लिए पहले यहाँ पे ध्यान दो. नाउ लेट्स से दैट दिस इज मदर्स पब्लिक स्कूल. Okay, let's say that this is Mother's Public School. It has an area of, let's say, for example, 100 meters square. Okay, let's say Mother's Public School has an area of 100 meters square. Obviously, तो बहुत ही छोटा हो गया, but still that. Now, अब अगर आप इसमें कहीं पर भी present हो सकते हो, if you can be present anywhere here, right? Then what is the uncertainty in position? बताओ. If you can be present anywhere here, then what is the uncertainty position? Correct? It would be 100 meters square. Yes or no? अगर आप इसमें से कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हो तो ऑब्वियसली दी अनसर्टेनिटी इज 100 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स से कि अगर आप डेफिनेटली इसके लेफ्ट हाफ में ही प्रेजेंट हो, राइट, आप डेफिनेटली इसके लेफ्ट हाफ में ही प्रेजेंट हो, तो अब अनसर्टेनिटी कितना होगा बताओ. करेक्ट, अब अनसर्टेनिटी जो है वो 50 हो जाएगा, राइट. अगर मैं बोलूं कि आप डेफिनेटली इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही प्रेजेंट हो, अब अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा. करेक्ट, अब ये चीज जो है वो 25 होता रहेगा, राइट. तो हम जिस चीज के बारे में सर्टेन होते जा रहे हैं उतना ही आपका अनसर्टेनिटी जो है वो डिक्रीज होता रहेगा. ऐसा ना, राइट. तो अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेट अस अज्यूम द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट, कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल नाउ एक एटम का, ध्यान दो आप सभी, एक एटम का साइज हमने कितना बोला था बताओ. एटम का, एटम वाज, करेक्ट, एंड एटम वाज 10 टू द पावर माइनस 10. बट मैं यहाँ पे क्या बोला, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, तो एक न्यूक्लियस का साइज कितना होगा बताओ, 10 टू द पावर, वेरी गुड, 10 पावर माइनस 15. तो अब अगर यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, सपोज करो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि एन इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, तो बताओ उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना होता. करेक्ट, वेरी गुड. अगर मैं ये बोलूं कि अच्छा मेरा इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो 10 टू द पावर माइनस 15 आ जाएगा, राइट. नाउ यूज दिस वैल्यू, यूज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15. नाउ अब देखो हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई. डेल्टा पी इज डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, राइट. नाउ डेल्टा एक्स हमें पता है, एम हमें पता है, एच बाई 4 पाई भी पता है. यहाँ पे सबसे पहले अब आप डेल्टा वी का वैल्यू निकालो, फाइंड आउट, निकालो, फिर आप मुझे बताओ क्या रिजल्ट आता है. पहले यहाँ तक सभी को समझ में है ना कि डेल्टा एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, या इन दिस क्वेश्चन हमने डेल्टा एक्स का वैल्यू कैसे निकाला, यहाँ तक पहले आपको समझ में आया. ओके, सो आप डेल्टा वी का एक बार वैल्यू निकालो, डेल्टा वी का वैल्यू निकालो, बताओ क्या आता है. अगेन आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द 10 का पावर. ओके, तो आप देखो कि आपका 10 का पावर कितना है. Okay, so I'm getting a couple of results here. पहला रिजल्ट है 10 टू द पावर 10 टू द पावर प्लस 10, दूसरा है 10 टू द पावर माइनस 14, तीसरा है 10 टू द पावर 12. ऑप्शन डी हम ले लेते हैं, नन ऑफ दीस. देखो सॉल्व करो क्या आ रहा है.
सबने आंसर निकाल लिया क्या? चेक करें। चेक करें। निकाल लिया, मुझे लग रहा है लोगों ने निकाल लिया है। ओके, लेट्स चेक। सो मैं ये पार्ट जो है मैं मिटा रहा हूँ, ये पार्ट जो है मैं मिटा रहा हूँ। आई होप एटलीस्ट आप लोगों ने वो वाला डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिया होगा। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम एटलीस्ट आप ड्रॉ कर लो, ताकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे आपको समझने में इजी रहेगा। नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज हियर। तो मेरा देखो डेल्टा वी यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम डेल्टा एक्स। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 into mass 9.1 10 to the power minus 31 into delta x मुझे कितना दिया हुआ है 10 to the power minus 15। so ये मेरा कितना है 10 to the power minus 15। so this is 0.05 minus 3 और ये ऊपर गया तो ये +12, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 इंटू 10 to the power 12 या अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 10 to the power 10 आ जाएगा। यस और नो? देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या? राइट, सो द अनसर्टेनिटी is greater than 10 to the power 10 meter per second. Now we'll come back to this in a moment. Now अब देखो, सपोज करो आपका एक और केमिस्ट्री का एग्जाम होता है। लेट्स से सपोज करो आपका एक और केमिस्ट्री का एग्जाम होता है where the full marks is let's say 100. Okay, the full marks is let's say 100 and there are no negative marking. तो मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा बताओ? व्हाट वुड बी द मिनिमम मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल? करेक्ट, मिनिमम जो है वो ऑब्वियसली 0 आएगा एंड जो आपका मैक्सिमम है वो कितना आएगा बताओ? ऑब्वियसली मैक्सिमम जो है वो 100 आएगा। तो कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट हो एक्स वाई जेड, राइट, उसके मार्क्स जो है वो किसके बीच में होंगे? वो 0 से 100 के बीच में होंगे, राइट। सो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी हियर? बताओ यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितना होगा? करेक्ट, यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो है वो 100 आएगा, अनसर्टेनिटी जो है वो 100 आएगा। सो ऑब्वियसली आवर अनसर्टेनिटी वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस और नो? आपका अनसर्टेनिटी तो यहाँ पे 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। यस और नो? यस, ओके, सो विल कम बैक टू दिस इन अ सेकंड। नाउ अब देखो, अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन में है या मोशन में नहीं है, ओके, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में हो या नहीं हो, व्हाट इज द लोएस्ट स्पीड पॉसिबल? ऑब्वियसली लोएस्ट स्पीड जो है तो 0 होगा। द लोएस्ट स्पीड पॉसिबल, सॉरी, द लोएस्ट स्पीड पॉसिबल इज 0। व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल? बताओ, व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल? Not infinite. Not infinite. Opposite. Correct. The highest speed that is possible is the speed of light, that is c. And c का वैल्यू कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 होता है। तो बताओ, what is the maximum uncertainty in velocity that is possible? बताओ। Correct. The maximum uncertainty that is possible is 3 into 10 to the power 8. राइट, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो कि पॉसिबल है, इससे आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो तो इससे स्पीड और जा ही नहीं सकता है, राइट ना। अब अगर ये चीज जो है ये मेरा लास्ट लिमिट है, बट यहाँ पे अगर मैं अनसर्टेनिटी देखूं तो ये क्या रहा है? 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो इज दिस एन एक्सेप्टेबल वैल्यू? बताओ यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, वो क्या वो एक्सेप्टेबल है? ऑब्वियसली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे इतना एक्यूरेटली पता हो, राइट, which is why an electron cannot exist inside the nucleus. Why? Because if an electron exists inside the nucleus, तो इसका possibility है कि उसका speed जो है वो greater than speed of light। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है? Okay, now if you are still not clear, you have to understand what this means. case 1 क्या बोल रहा है? Electron inside nucleus, okay, and speed greater than c. Case 2, electron outside nucleus, speed less than c. Case 1, case 2, बताओ कौन सा impossible case हो गया?
वापस सोचो। करेक्ट, आपका केस 1 जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, केस 2 जो है वो आपका पॉसिबल हो गया, विच इज वाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? ओके, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन अनदर वे। देखो ध्यान दो, कौन सा लास्ट स्टेप? कुछ नहीं, बस मैंने लास्ट स्टेप तो ये लिखा कि स्पीड का मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इतना हो सकता है। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस, कि मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि यहाँ पे आपका अनसर्टेनिटी इज 100 मार्क्स, राइट, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी दैट इज पॉसिबल। ओके, अब अगर इंस्टेड आपको कोई और स्टूडेंट आके बोलता है कि नहीं भाई इसी एग्जाम में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो है वो 120 है, तो डज दैट इवन मेक सेंस? राइट, अगर सपोज करो आपका मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 100, राइट, आपने एक डिवाइस 1 यूज किया, एक आपने डिवाइस 2 यूज किया। डिवाइस 1 जो है वो आपको बोलता है कि भाई मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 100, डिवाइस 2 जो है वो आपको बोलता है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 120। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा डिवाइस आपको फेंक देना चाहिए? ऑब्वियसली डिवाइस 2 जो है वो आपको फेंक देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज सिंपली नॉट अ वैल्यू दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज है कि दिस इज अ वैल्यू विच इज सिंपली नॉट पॉसिबल। क्या ये अब आपको समझ? करेक्ट, क्या ये अब सभी को समझ में आया? नाउ वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस इन अनदर वे। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या फिर आप किसी भी एक चीज को लिख सकते हो, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई डेल्टा पी। नाउ ध्यान दो, अगर अनसर्टेनिटी डिक्रीज होता है, अगर अनसर्टेनिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेट्स से कि इसका अनसर्टेनिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो ये अनसर्टेनिटी क्या करेगा बताओ? इफ दिस इज डिक्रीजिंग देन दिस वुड, करेक्ट, देन दिस वुड इंक्रीज। ओके, दिस वुड इंक्रीज। तो अगर मैं डेल्टा पी का जो है डिक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। नाउ अब देखो, सपोज करो कि अगर मेरा डेल्टा पी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका अनसर्टेनिटी जो है वो मैं बढ़ा रहा हूं, तो इसका अनसर्टेनिटी क्या हो रहा है बताओ? अगर मैं डेल्टा पी को जो है इंक्रीज कर रहा हूं, तो दूसरा वाला क्या हो रहा है? करेक्ट, दूसरा वाला जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि मैं दोनों में से एक ही है जो कि मैं एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन आइदर एक्यूरेटली मेजर दिस और आई कैन एक्यूरेटली मेजर दिस, बट दोनों चीजों जो है वो मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर ना? इज दिस क्लियर? राइट, राइट। तो हमें एसेंशियली यहाँ पे जो हमने दो टॉपिक डिस्कस किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ and Heisenberg uncertainty principle. The only thing that you have to keep in mind here is that both of these are only applicable on, बताओ, both of these principles are only applicable on, जल्दी, correct, these are only applicable on microscopic particles or subatomic particles, or typically we use this on electron, but both of these principles are not applicable on, correct, they are not applicable on macroscopic particles. Okay, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? इज एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। अब वो h/4 पाई कैसा है, डजेंट मैटर। हाइजेनबर्ग ने हमें एक रूल दे दिया, हमने मान लिया, पढ़ लिया, बिकॉज डोंट वरी, आपको आगे भी इतना सारा इक्वेशंस आएगा, आप बोलोगे नहीं भाई हर एक का रीजन जो है वो नहीं चाहिए। ओके, सो होपफुली एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड अप टू हियर एंड एवरीबॉडी हैज प्रैक्टिस्ड, यस नो? ओके, ठीक है। सो इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग, I think in the next class we'll start with photoelectric. Okay, that's it for today. Thank you, class.